भूकंप के झटकों से कांपी 5 देशों की धरती। भारत और पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके लगे। दुनिया के कई देशों में शनिवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सुबह से लेकर दोपहर तक 5 देशों में भूकंप के झटके महसूस हुए। जम्मू कश्मीर के भी राजौरी और पुंछ जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की वजह से लोग डर कर अपने घरों से बाहर निकल आए। जम्मू कश्मीर में जो भूकंप के झटके थे वो 5.8 की तीव्रता के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अगर पिता की लोन चुकाए बिना जान चली गई या मौत हो गई तो क्या बेटे को लोन चुकाना पड़ेगा? कानून क्या कहता है? काम की खबर का यह अपडेट है। पिता की मौत के बाद उसके द्वारा लिए गए लोन को चुकाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसको लेकर अक्सर कई मामले सामने आते रहते हैं। हालांकि कोर्ट ने पिता की मौत के बाद लोन चुकाने की किसकी जिम्मेदारी होगी इसको अपने कई निर्णयों में स्पष्ट किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय पहले ही ऐसे दिए जा चुके हैं जिनके हवाले से कुछ मामलों में बेटे को अपने पिता का कर्ज चुकाना पड़ सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से परिस्थितियों पर निर्भर करता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की जान चली जाती है और उस पर कोई लोन वगैरह बकाया है, इसलिए सबसे पहले उसकी संपत्ति से लोन का भुगतान किया जाता है। उत्तराधिकारियों पर व्यक्तिगत रूप से ऋण चुकाने का कोई कानूनी दायित्व नहीं है जब तक कि उन्होंने ऋण की गारंटी नहीं दी हो या फिर पिता की संपत्ति से लाभ नहीं उठाया हो। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार किसी भी लोन के लिए कानूनी दायित्व केवल उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसने अनुबंध किया है। यदि पुत्र किसी भी तरह से पिता के लिए गारंटर नहीं बना है तो वे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। उत्तराधिकारी के रूप में जिम्मेदारी निर्धारित होती है, यानी यदि पिताजी ने लोन लिया और संपत्ति छोड़ दी है तो पुत्र पिता की संपत्ति का ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी है, केवल संपत्ति की सीमा तक। अन्यथा पिता ने ऋण लिया और कोई संपत्ति नहीं छोड़ी तो बेटा ऋण चुकाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ऐसे कई मामले और फैसले बन चुके हैं, है ना। और बड़ी खबर आप देखिए, 8 करोड़ की आबादी वाले देश में भारी पड़ेगी ये चींटियां। बिजली और इंटरनेट की वाट लगा दी। जर्मनी के किहल शहर में चींटी की एक प्रजाति तेजी से फैल रही है और इस प्रजाति की चींटियों की विशाल कॉलोनियां बिजली और इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर रही है। किहल शहर में कई बार आउटेज के मामले भी सामने आ चुके हैं। फिलहाल वैज्ञानिक और प्रशासनिक संस्थाएं मिलकर इस पर कंट्रोल करने में जुटी हुई है। यानी दोस्तों, जर्मनी में एक आक्रामक और विदेशी चींटियों की जो प्रजाति है इसने भारी कहर मचा रखा है। बड़ी खबर देखिए आप, रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। कीव समेत कई शहरों में भारी तबाही हुई। रूस ने यूक्रेन पर 88 ड्रोन से हमला किया। कीव समेत कई शहरों में तबाही मची। और एक बड़ी खबर देखिए आप, भारत में एक रिसर्च से ये पता चला कि इलाहाबाद, विशाखापट्टनम और मोहनबाड़ी में अम्लीय बरसात बढ़ रही है, जबकि थार रेगिस्तान की धूल जोधपुर, पुणे और श्रीनगर में बारिश को क्षारीय बना रही है। एयर पोल्यूशन की वजह से शहरों में एसिड रेन का खतरा बढ़ रहा है। आईएमडी के एक रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आईएमडी और आईआईटीएम के शोध में 10 शहरों के वर्षा जल के पीएच में गिरावट देखी गई, जो शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के प्रभाव को दर्शाता है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी फिलहाल बड़ा खतरा नहीं है। यानी पूरे देश में वर्षा जल पर नजर रखने वाले एक रिसर्च में यह पता चला कि इलाहाबाद, विशाखापट्टनम और मोहनबाड़ी जो असम में है वहां पर अम्लीय बरसात अधिक हो रही है, जबकि थार से उठने वाली धूल जोधपुर, पुणे और श्रीनगर में बारिश को अधिक क्षारीय बना रही है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार दौरे पर नीतीश सरकार के साथ बैठक में 5,20,000 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास देने की घोषणा की है। मुख्य सचिवालय सभागार में हुई बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस पर बिहार के मधुबनी में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी ली। आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, इनकम टैक्स से जुड़ा अपडेट आ रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में 31 मार्च 2025 तक देश भर में 9 करोड़ 19 लाख के लगभग लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं और इनमें सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र के 1 करोड़ 39 लाख लोग हैं। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले ये 7.86% ज्यादा आंकड़ा है। यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की जो संख्या है वो 8 करोड़ 52 लाख रुपए थी, लेकिन इस बार 9 करोड़ 19 लाख हो गई है। देश में 10 करोड़ से ज्यादा आय वाले लोग भी तेजी से बढ़ रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश भर में यूपीआई सेवाएं एक बार फिर से 3 घंटे के लिए डाउन रही। यूजर्स को पेमेंट करने में दिक्कतें आई। 20 दिन में तीसरी बार ये परेशानी हुई है। शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे से 1 बजे तक सबसे ज्यादा पेमेंट फेलियर की रिपोर्ट की गई। दोपहर करीब 3 बजे के आसपास भी पेमेंट करने में कई जगहों पर दिक्कतें आई। यानी बीते 20 दिन में ये तीसरी बार हुआ जब ट्रांजैक्शन में समस्याएं बनी। वहीं एनपीसीआई ने कहा कि ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही आप देखिए, भारत समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप सुविधाएं भी डाउन हो गई। यूजर्स मैसेज नहीं भेज पा रहे थे। 4 महीने में दूसरी बार ये परेशानी हुई। व्हाट्सएप भी भारत समेत दुनिया भर में डाउन हो गया। शनिवार शाम 5 बजे यूजर्स व्हाट्सएप के डाउन होने की शिकायत कर रहे थे। व्हाट्सएप यूजर्स को 4 महीने में दूसरी बार ये आउटेज का सामना करना पड़ा, है ना। और वक्फ कानून का विरोध हो रहा है। मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की जानें चली गई। भीड़ ने पिता बेटे को पीट पीट कर जान ले ली। कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश है सेंट्रल फोर्स तैनात की जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बताएं, वक्फ कानून के विरोध में राज्य में 10 अप्रैल से हिंसा जारी है। मुर्शिदाबाद जिले में शनिवार को हिंसा फिर बढ़ गई। बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा जारी है। पुलिस पर भी पथराव किए गए और आगजनी की गई है। वहीं इसी बीच ममता बनर्जी ने कानून को लागू न करने और शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने राजनीतिक दलों पर धर्म का राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगाया है। मुर्शिदाबाद की स्थिति
परिस्थितियां तनावपूर्ण है। वहीं सूती, धुलियान और शमशेरगंज जैसे इलाकों में भी अशांति और हिंसा की तस्वीरें देखी जा रही हैं। दूसरी ओर जंगीपुर, आमतला और चापदानी में भी अशांति की तस्वीरें देखने को मिल रही है। रेलवे की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून बंगाल में लागू नहीं होगा, हम इसका समर्थन नहीं करते। वहीं बंगाल में वक्फ को लेकर हिंसा पर पुलिस भी एक्शन ले रही है। 110 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कंट्रोल करने के लिए गोलाबारी भी की, जिसमें 4 लोग घायल भी हुए। राज्य सरकार ने स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इंटरनेट सेवाएं भी कुछ इलाकों में बंद की गई है। वहीं पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 8 अप्रैल से ही हालात तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में लागू वक्फ कानून के खिलाफ यहाँ विरोध प्रदर्शन काफी हिंसक हो रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है। अदालत ने कहा कि अदालत अपनी आंखें बंद नहीं रख सकती। केंद्र और बंगाल सरकार से भी रिपोर्ट मांगी है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। पद्मश्री से सम्मानित तेलंगाना के ट्री मैन के नाम से प्रसिद्ध दरीपल्ली रामैया का 87 साल की आयु में निधन हो गया। 5 दशकों में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने वाले रामैया का दिल का दौरा पड़ने से जान चली गई है। पीएम मोदी ने उनके प्रकृति प्रेम और हरित गृह के प्रयासों की सराहना की थी। 1 करोड़ से अधिक इन्होंने पौधे लगाए हैं। पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए दिल्ली के स्कूलों का वार्षिक कैलेंडर प्रकाशित कर दिया है, जिसमें एडमिशन और छुट्टियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तारीखें भी बताई हैं। आईपीएल भी चल रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने आखिरकार जीत के रास्ते पर वापसी कर ली है। अभिषेक शर्मा का तूफानी शतक भी देखने को मिला। हेड ने भी अच्छा खेला। दिल्ली में फिर पकड़े गए 6 बांग्लादेशी पहचान छिपाने के लिए 2 ट्रांसजेंडर भी बन गए थे। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने फिर से 6 बांग्लादेशी नागरिकों को अरेस्ट किया है, जिनमें 2 लोग पहचान छिपाने के लिए ट्रांसजेंडर बन गए थे। चलिए बड़ी खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर को रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट दी है। लैपटॉप, सेमीकंडक्टर, सोलर सेल को छूट नहीं मिलेगी। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को स्मार्टफोन, कंप्यूटर चिप पर ग्लोबल रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जैसे को तैसा टैरिफ से छूट दी है। ट्रंप ने 2 दिन पहले चीन पर टैरिफ को बढ़ाकर 145% कर दिया था और इस वजह से एप्पल जैसी टेक्नोलॉजी कंपनियां भी मुश्किल में पड़ सकती थी, जो अपने ज्यादातर प्रोडक्ट चीन में बनाती है। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, चीन ने कहा कि भारतीय दोस्तों का हमारे यहाँ स्वागत। इस साल 85,000 इंडियंस को वीजा दिया। अमेरिकी ट्रेड वार के बीच चाइना की यह नई पहल आप देखिए। अमेरिका से जारी ट्रेड वार के बीच चीन भारतीय पर्यटकों को लुभाने की भरसक कोशिशें कर रहा है। भारत में चीनी राजदूत सू फेहोंग ने ज्यादा से ज्यादा भारतीयों से चीन आने और देश घूमने की अपील की है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, आगरा में करणी सेना ने तोड़फोड़ की, हाईवे जाम किया। राणा संगा पर बयान देने वाले सपा सांसद का घर छावनी बन गया। केनरा बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। अब जमा पर 7.75% तक का ब्याज मिलेगा। आरबीआई के रेपो रेट में कटौती के बाद अब बैंकों ने भी एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में कटौती करना शुरू कर दिया है। केनरा बैंक ने एफडी पर ब्याज दरों को 20 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इससे पहले कोटक महिंद्रा बैंक ने भी एफडी पर ब्याज दरों को घटाया था। राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा कि राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं। 3 महीने में बिल पर फैसला अनिवार्य। ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं। अपनी तरह के पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने देश के राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। दरअसल 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में ऐतिहासिक फैसला लिया था। अदालत ने कहा था कि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इसी फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी स्थिति स्पष्ट की है और यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया। शुक्रवार रात वेबसाइट पर अपलोड किए गए ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 201 का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यपालों की ओर से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और न्यायपालिका बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी। वहीं आप देखिए, नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ईडी जब्त करेगी 661 करोड़ की संपत्तियां। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की 3 प्रॉपर्टियों पर नोटिस चिपकाए गए और कहा कि तुरंत खाली किया जाए। प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करेगी। ईडी ने शनिवार को बयान में कहा कि उसने 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए एक नोटिस जारी किया है। इजरायल ने 1000 सैनिकों को नौकरी से निकाला है। उन्होंने गाजा युद्ध पर सवाल उठाया था और कहा था कि जंग अब राजनीतिक मकसद पूरा कर रही है। इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने अपने लगभग 1000 रिजर्व सैनिकों को बर्खास्त कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा शेयर मार्केट से जुड़ा अपडेट भी आप देखिए। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के चीफ तुहिन कांत पांडे ने इंडियन मार्केट को सेफ और स्ट्रॉन्ग बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय बाजारों के फंडामेंटल्स भी मजबूत हैं। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में तुहिन पांडे ने बातें कही है। उन्होंने कहा कि उनका फोकस इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, मार्केट के डेवलपमेंट और मार्केट के रेगुलेशन पर है। बड़ी खबर देखिए, गोल्डन टेम्पल पहुंचे भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। गुरबानी कीर्तन सुना। श्री हरमंदिर साहिब का मॉडल भेंट मिला। कहा कि अद्वितीय शांति का
प्रतीक हैं। छत्तीसगढ़ से खबर देखिए, दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई, 3 नक्सली ढेर कर दिए गए। 400 जवानों ने नक्सलियों को घेरा था। हरियाणा में ट्रांसजेंडर स्कूल को मिली मान्यता, सरकार ने जमीन